पिछले कई सालों से यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक और फेक कैंडिडेट्स को पकड़ना था। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पेपर लीक हो जाता और फिर से एग्जाम करवाना पड़ता। लेकिन अब यूपीएसएसएसई ने फर्जी कैंडिडेट और पेपर लीक कराने वालों को पकड़ने के लिए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसका सबसे पहला ट्रायल ग्राम पंचायत प्रवेश परीक्षा के दौरान देखने को मिला, जब एग्जाम के पहले चरण में करीब 200 फेक कैंडिडेट पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक सालों से धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के लोग पुलिस और यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए, वो भी परीक्षा के पहले चरण में। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मॉडर्न मुन्ना भाई अब कानून को चकमा देने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। यूपीएसएसएसई के अध्यक्ष की माने तो एग्जाम में फर्जीवाड़ा कुल 4 स्टेज के तहत होता है। पहला, एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता है और साल्वर गैंग आंसर कैंडिडेट तक पहुंचा देते हैं। दूसरा, एग्जाम के दौरान साल्वर गैंग की ओर से फेक कैंडिडेट एग्जाम में बैठ जाता है। तीसरे तरीके में पेपर तो सही आदमी दे रहा होता है, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ सेट की मदद से सही उत्तर डेडिकेट किया जाता है। चौथा, पेपर खत्म होने के बाद उसकी OMR शीट में छेड़छाड़ कर कैंडिडेट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन अब यूपीएसएसएसई ने इस प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। यूपीएसएसएसई के अध्यक्ष का कहना है कि पहले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट करने को लेकर कॉपी जांच तक एजेंसी की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। आइए जानते हैं कि यूपीएसएसएसई की कमीशन ने क्या बदलाव किए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि कमीशन ने धांधली के चारों बिंदुओं पर काम किया है। पेपर लीक ना हो, पेपर के दौरान कोई सॉल्वर परीक्षा दे रहा हो तो पकड़ा जाए, कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेकर चला गया उसको पकड़ा जाए, और अगर परीक्षा के बाद कोई MR शीट में गड़बड़ी कर रहा है तो उसको भी पकड़ा जाए। इसके लिए आयोग ने मल्टीपल पेपर सेट सिस्टम लागू किया है, जिसमें एक नहीं कई क्वेश्चन पेपर सेट तैयार किए जाते हैं। एग्जाम से पहले किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाएगा। ये एग्जाम की सुबह ही डिसाइड होता है कि कौन सा सेट एग्जाम में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर सुबह 10 बजे परीक्षा है तो 5 बजे क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है। इसे आयोग के अध्यक्ष खुद सुबह 5 बजे से रैंडमली सेट को सेलेक्ट कर SMS कर देते हैं कि आज इस पाली में ये पेपर सेट आएगा। जो पेपर निकलता है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस सुरक्षा में सील बंद बक्सों में परीक्षा केंद्र पहुंचाए जाते हैं। जब परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचता है तो वहां पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्र प्रभारी और परीक्षा कराने वाली संस्था का इंचार्ज होता है। वही लोग उसे रिसीव करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि हमें जो बॉक्स मिला है सील बंद और सुरक्षित है, जिस पर 3 लोग दस्तखत करते हैं। एग्जाम के बाद आंसर शीट या कहें OMR शीट को सेगमेंट के हिसाब से रखा जाता है, जिससे किसी को पता न चले कि कौन सा सीरीज कहाँ जांच के लिए गया है। ब्लूटूथ डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए भी कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, AI की मदद से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को अभी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फेस की जगह आइरिस यानी आंखों की पुतलियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब अगर कोई डमी कैंडिडेट किसी जगह पर एग्जाम दे रहा है तो AI की मदद से उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा और सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कैंडिडेट एग्जाम तो दे पाएगा, लेकिन बाद में बायोमेट्रिक की मदद से उसकी पहचान री-वेरीफाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग और पेपर लीक की घटनाओं से तमाम बार परीक्षाएं रद्द हुई, किरकिरी हुई, लेकिन अब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे बीते जमाने की बात होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे पेपर लीक करने वालों को दबोचेंगे, कैसे पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक की है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्निक का इस्तेमाल करके अब पेपर लीक को रोकने जा रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही कि पेपर लीक की जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही जेनरिक टर्म है। वास्तव में अलग अलग चीजें होती हैं और हमारा जो आयोग है, हम लोग प्रयास किए हैं कि हमारे जो भी परीक्षाएं हैं वो पूर्ण शुचिता के साथ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, पूरी शुचिता के साथ परीक्षाएं संपन्न की जाएं। तो इसमें हम लोगों ने जब इसको चुनौती आई और पहले जो शिकायतें थी और सारी बातें थी, तो कई सारे उसमें प्रयास किए गए, कई सारे उसमें कदम उठाए गए। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी अनियमितता होती है या फिर जो भी इसकी शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश होती है वो किस स्तर पे कैसे होती है। और पेपर लीक जो है वो टेक्निकली देखा जाए, पेपर लीक वो चीज है जो
पेपर प्रारंभ होने से पहले किसी तरह जो पेपर यूज होने वाला है वो पेपर बाहर आ जाए और बाहर से वो सॉल्वर गैंग के हाथों में पड़ जाए और सॉल्वर गैंग उसकी पर्ची जो एग्जाम दे रहे हैं उन तक पहुंचा दें। तो पेपर लीक वो होता है जो कि परीक्षा होने से पहले होता है। परीक्षा के तो हमारे 4 जगह हैं जहां हमारे वीक पॉइंट होते हैं, जहां से अनियमितता की शिकायत आ सकती है। पहली है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाए, जो पेपर आने वाला है वो लोगों को पता लग जाए ताकि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर लें। दूसरी ये है कि पेपर के दौरान असली आदमी ना बैठ के सॉल्वर बैठ गया उसकी जगह पे, तो वो इम्पर्सोनेशन हो गया, वो पेपर लीक नहीं है, वो एक दूसरी तरह की अनियमितता है जिसमें कि तो सॉल्वर गैंग की सेंधमारी है। सॉल्वर गैंग की भी सेंध 2 तरह की बात होती है। एक तो बात होती है कि मिस्टर ए परीक्षार्थी हैं, ए के बदले मिस्टर एक्स बैठ गए, जो कि पढ़ाई लिखाई में तेज है, उस लड़के को बैठा दिया गया, उस लड़के ने जाकर एग्जाम दे दिया। तो ये एक तरह से इम्पर्सोनेशन है कि एक व्यक्ति के बदले जगह पे दूसरा आदमी बैठ गया, सॉल्वर गैंग का आदमी बैठ गया। तीसरी एक जो तरह की अनियमितता जो आई है होती है, अब कई बार होती हैं कि पेपर तो सही आदमी दे रहा है, लेकिन उस तरह को इस तरह की कुछ उसको ब्लूटूथ डिवाइस दे दी गई या कुछ मोबाइल फोन के सहारे, जिसके सहारे कोई बाहर बैठा आदमी जिसके पास पेपर है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे उनके कोई दूसरे टीचर हो, या किसी तरह मान ली पेपर शुरू होने के बाद कोई पेपर लेके भाग गया, पेपर लेकर या किसी और तरीके से गलत तरीके से निकल गया है, जो एब्सेंटीज हैं उनका को जो सील बंद होने के लिए हमारे निर्देश होते हैं कि जो एब्सेंटीज हो उसको तत्काल सील बंद कर दिया जाए। कहीं पे मान लीजिए मिली भगत हो गई, कहीं सेंटर पे गड़बड़ी हो गई, तो पेपर को किसी ने बाहर से बैठ के वो पेपर बता रहा है, तो ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू उसके थ्रू हो रहा है। चौथी तरह की जो अनियमितताएं पहले जो प्रकाश में आई थी वो ये थी कि पेपर हो जाने के बाद उसमें जब वो पेपर पूरा हो गया, पेपर खत्म होने के बाद पेपर बाहर आ ही चुका है, सही उत्तर सबको मालूम है, तो उसके बाद उसमें ओएमआर में मैनिपुलेशन करके ओएमआर में गड़बड़ी कर दी जाए। तो ये चारों अलग अलग चीजें हैं। पेपर लीक अलग चीज है। ये इस तरीके से 4 तरीके से मतलब जो परीक्षाएं हैं उसमें अनियमितताएं होती हैं। तो कैसे अब आप लोग पेपर लीक की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो कैसे रोक रहे हैं? हमने इन चारों चीजों पर काम किया है कि पेपर लीक भी ना हो, इम्पर्सोनेशन अगर कोई दे रहा है सॉल्वर गैंग का आदमी वो भी पकड़ा जाए, अगर कोई आदमी कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेके चला गया तो उसको पकड़ा जाए, और साथ साथ अगर एग्जाम देने के बाद भी जो कार्रवाई हो रही है उसमें ओएमआर में भी कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है। जैसे पेपर लीक की जैसे बात होती है तो उसमें अब जो हमारा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, जैसे कोई भी पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके मल्टीपल सेट्स हम बनवाते हैं और मल्टीपल सेट्स छपवाते हैं, और वो मल्टीपल सेट जितने भी हैं, चाहे 2 हो, एक परीक्षा हो रही है तो कम से कम 2 या 3 सेट उसके बनते हैं, 2 पाली की परीक्षा है, 4 पाली की परीक्षा है तो 6 या 8 तक उसके सेट बनते हैं, और उसमें से कौन सा सेट किस पाली में कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा ये उसी दिन परीक्षा के दिन ही सुबह, जैसे 10 बजे से परीक्षा है तो हम 5 बजे उसे डिसाइड करते हैं रैंडमली कोई सा भी कि जो 4-5 सेट रखे हैं कि इनमें से आज ये वाला सेट इस्तेमाल होगा। उसको कौन डिसाइड करता है? उसको तो मैं स्वयं डिसाइड करता हूं। मैं सुबह 5 बजे उठ के एसएमएस वहां से अपना जो भी रैंडमली एक सेलेक्ट करके उसको कर देते हैं कि सब ये इस पेपर में ये होता है। आपके हिसाब से कोई सेट नहीं, जो दिमाग में आया वो सेट? हमारे पास कुल मिला के है कि 6 सेट बने हुए हैं, 6 सेट में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो रैंडमली कुछ भी बना के आपने उस समय भेज दिया कि सब ये सेट इस समय निकलेगा। अच्छा, वो सारे सेट सीलबंद होते हैं, एग्जाम से पहले ही, परीक्षा प्रारंभ होने से ही 1 हफ्ता पहले वो ट्रेजरी में लाके रख दिए जाते हैं, तो आगे ट्रेजरी में रख गए। अब ट्रेजरी तो नहीं लुटेगी, हम ये मान के चल रहे हैं, तो ट्रेजरी में रखे हुए हैं। ट्रेजरी में कौन सा सेलेक्ट होता है उस दिन सुबह 5 बजे सेलेक्ट होता है, और सेलेक्ट होने के बाद वो सारे पेपर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में सारे सेंटरों पे सीलबंद बक्सों में पहुंचाए जाते हैं, और सीलबंद बक्सों में सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी हमारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट होता है, सेंटर का जो केंद्र अधीक्षक होता है वो होता है, प्रिंसिपल होते हैं, और उसके अलावा जो हमारी कार्यदायी संस्था होती है उसका भी सेंटर इंचार्ज होता है। 3 लोग, ये तीनों लोग मिलकर रिसीव करते हैं और ये सर्टिफाई करते हैं। उसके लिए सबके प्रारूप हमने बनाए हैं कि हमें जो बक्सा मिला है वो सीलबंद अवस्था में, तालाबंद अवस्था में मिला है, तो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया, यहाँ पे रिसीव किया गया। इसमें फिर फर्दर एक जो अगले स्टेप पे हम लोग करते हैं कि उसमें जो ताला भी होता है, ताले भी 2 तरह के होते हैं, एक चाबी वाला। ये चेंजेस आपने अपने लेवल पे अभी किए हैं कि 2 तरह के ताले और तमाम सेट्स? ये कुछ चीजें, हाँ, ज्यादातर काफी सारी चीजें हम लोगों ने अपने ये नए, ये तो समझ लिया ना, ये तो तू डाल में पात वाला मामला है, वो जहां जहां हम लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम परफेक्ट हो चुका है, अभी हम लोगों ने 1 राउंड जीत भी लिया, एक बार हम लोगों ने चलिए कर लिया, उसका नकल माफिया करके कोई दूसरी नई चीज निकाले तो उसकी भी काट निकालनी पड़ेगी।
तो ये तो लगातार ऑनगोइंग प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जैसे लगता था कि सेंटर पे पहुंचने के बाद कहीं पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी पेपर 10 बजे से शुरू होना है। हमारे पर्चा पहुंच गया 7:30 बजे, तो 7:30 बजे से 10 बजे तक का 2.5 घंटे का इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस बीच में पेपर लीक ना हो जाए, तो उसमें भी 2 ताले रहते हैं। एक चाबी वाला ताला है, मान लीजिए मिलीभगत हो गई, वहां केंद्र पे कुछ बात हो गई, तो उसमें एक नंबर लॉक भी है, और नंबर लॉक का कोड हम लोग जैसे 10 बजे से परीक्षा है तो 9 बजे देते हैं। डिजिटल लॉक, डिजिटल लॉक जो उसका नंबर लॉक होता है, उसका कोड हम 9 बजे देते हैं। तो 9 बजे से पहले कोई ताला तोड़ेगा तब तो बात दूसरी है, उसमें फिर वहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, ताला तोड़ना इतना आसानी, लेकिन खुलेगा नहीं, वो खुलेगा 9 बजे के बाद ही। 9 बजे के बाद उसके बाद जो पेपर होते हैं वो भी सारे टेम्पर प्रूफ लिफाफों में सीलबंद रहते हैं। उसको हमने पूरा मॉड्यूलर बना दिया है कि एक कक्ष में पूरे 24 ही अभ्यर्थी होंगे, और वो 24 सारे क्वेश्चन पेपर इंडिविजुअली टेम्पर प्रूफ लिफाफे में बंद रहेंगे, और फिर 24 का पूरा एक बड़ा लिफाफा होगा, उसके अंदर टेम्पर प्रूफ लिफाफे में बंद किए जाएंगे, और वो उसी बंद अवस्था में ही, वो सील बंद अवस्था में ही क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर है इशू करा के ले जाएगा। और उसमें जब खुलेंगे तो खुलते समय जैसे इलेक्शन में होता है, वहां पोलिंग एजेंट के साइन करा लिए रहते हैं, कुछ करा लिए रहता है, तो उसी हिसाब से बच्चों की साइन हम कराते हैं कि 2 बच्चों की साइन कराते हैं कि उनकी उपस्थिति में उसके साइन करके वो खोलेंगे। तो ये हमारी व्यवस्था रहती है, तो ये हम लोग इंश्योर कर लेते हैं। ये तो आपने पेपर की सिक्योरिटी की बात है, लेकिन कई बार जो एजेंसीज, जो आपकी कार्यदायी संस्था होती हैं, परीक्षाएं जो करा रही हैं, पेपर जो बनाती हैं, उनकी तरफ से भी कई बार लैक्सिटी सामने आई है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, उनको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, जो पहले जो शिकायतें आई थी, जो हमें जो अभी पुनः परीक्षा करानी पड़ी, वो इसलिए करानी पड़ी कि उसमें एक ही संस्था को पूरा एंड टू एंड काम दे दिया गया था। वो वही पेपर बनाएंगे, वही छापेंगे, वही एग्जाम कराएंगे, वही उसकी सिक्योरिटी का सारी व्यवस्था करेंगे, और वही स्कैनिंग और उसकी रिजल्ट भी तैयार करने की वही काम करेंगे। अब इसके बाद शासन ने एक जो है, हमारे जो पूर्वाधिकारी थे पालीवाल साहब, उनकी पालीवाल कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे शासनादेश भी जारी हुआ। उन्होंने कहा कि इन एक्टिविटीज को सारा काम एक ही एजेंसी को मत सौंपिए, अलग अलग सौंपे जाएं। तो हमारे ये है कि जो पेपर बनाने और छापने वाली एजेंसी वो अलग है, वो अपना पेपर बना के छाप के रख के चलेगी, उसका काम खत्म, वो ट्रेजरी में पहुंच गया हमारा सही सलामत, वो काम उसका ओवर हो गया। जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, जो एजेंसी बी कहते हैं जिसको हम, वो उसका काम होता है कि ट्रेजरी से निकाले, एग्जाम कराए, एग्जाम कराने के बाद जो उसकी ओएमआर की मूल प्रति है, जो हमारे पास स्कैनिंग के लिए आएगी, वो हमारे पास लाके दी जाएगी। सेकंड कॉपी जो उसकी कार्बन कॉपी होती है, कोषागार प्रति, वो कोषागार में रखवा देगा, और बाकी मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो एजेंसी सी है, उसको हमने जो उसको काम दिया है, जो फ्रिस्किंग का, बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन का और सीसीटीवी फुटेज का, वो सारा सिक्योरिटी वाला काम तीसरी एजेंसी को है। और इन सब के बाद जब आखिर में जो हमारे पास आती है एजेंसी का जो उसकी स्कैनिंग वाला काम है, वो हम बिल्कुल अलग अलग गोपनीय एजेंसी को अलग से देते हैं, जिसके पास केवल स्कैनिंग का काम है, उसका और कोई काम नहीं होता। जो रिजल्ट तैयार करती है, जो उसकी स्कैनिंग करती है, ओएमआर शीट की स्कैनिंग करती है, और ओएमआर शीट की स्कैनिंग में भी हम लोग उसमें 2 स्टेज रखते हैं कि पहले जो है उससे हम उसके पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं, उसकी इमेज कैप्चर कर लेते हैं, और उसका रॉ रिस्पॉन्स, उसने किस बच्चे ने किस क्वेश्चन के जवाब में क्या आंसर दिया है वो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें आंसर की दी जाती है, जिससे आंसर की लगा के फिर वो स्कोर कैलकुलेट करें। मतलब वो कहीं अपने लेवल पे ओएमआर शीट के क्वेश्चन आंसर्स को मैनिपुलेट कर, सारी कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज में होती है, और जिस तरह बिल्कुल ट्रेजरी का सिस्टम होता है कि, और या कारागार का सिस्टम होता है कि आप साइन करके अंदर जाएंगे, मैं भी और वो स्कैनिंग एरिया में जाता हूं तो पहले वहां साइन करता हूं, अपनी तलाशी देता हूं, तब अंदर जाता हूं। तो जो भी लोग होते हैं वो पूरा उसका पूरा हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, एसओपी बना हुआ है। इसके अलावा और जो बात इसके अलावा जो हम लोगों ने की है, जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है, कि पहले होता था कि हम लोग पहले हर क्वेश्चन पेपर की, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसकी 8 सीरीज बनवाते थे, ABCDEFGH, और हर एक सेट में क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं वो जम्बल्ड रहते थे। अब हम लोगों, और उसके जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, ए है या बी है, डी है, तो होता है वही क्वेश्चन, एक प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 26 हो, एक में 63 हो, एक में 62 हो, एक में 89 हो, तो वो अलग अलग क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा, और उस क्वेश्चन के अंदर सही उत्तर का विकल्प है, ए या बी या सी या डी, वो भी अलग अलग हो सकता है। किसी क्वेश्चन में उसका सही आंसर ए पे हो, उसी क्वेश्चन का दूसरे सेट में सीरीज में सही आंसर उसमें सी पे हो। तो ये सीरीज हम लोगों की 8 सीरीज पहले बनती थी, ताकि एक आदमी जो बच्चा बैठा हुआ है उसके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं चारों ओर, वो सेम सीरीज वाला कोई ना बैठे, इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट होता था। लेकिन उसमें भी हल्की सी संभावना ये रहती थी, एक क्लास में 24 बच्चे हैं, तो हर कमरे में एक सीरीज वाले कम से कम 3 बच्चे तो होंगे ही होंगे। तो वो एक भी सीरीज लीक हो गई, बाहर सॉल्वर गैंग के हाथों में किसी तरह गलती से आ गई, तो कम से कम हमारी सी सीरीज लीक हो गई, सी सीरीज का तो आंसर की बनी जाएगी। तो अब हम लोगों ने उसमें एक और जो एक नया काम इस बार अभी पिछले 2-3 एग्जाम से शुरू किया, वो ये है कि हम लोगों ने सीरीज नंबर छापना ही बंद कर दिया,
और सीरीज नंबर जो है, अब हमारी इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि सीरीज कितनी बनेगी आप हमें भी मत बताइए, लेकिन 10 से कम नहीं बनेगी। अब किसी के एग्जाम की होता है, पर्चे की होता है 14 सीरीज बने, किसी की 17 बने, किसी की 11 बने, किसी की 19 बने, हमें नहीं मालूम, हम भी नहीं पूछते हैं। और वो सीरीज का जो कोड होता है तो वो उसके क्वेश्चन पेपर में ही हमने कोडिफाई करा दिया। अच्छा, तो कोडेड फॉर्म में आपने उसके सीरीज को रख दिया, आम आदमी नहीं जान सकता। हमारा क्वेश्चन पेपर है उसी में हमने कोडिफाई करा दिया। उसका फायदा ये हुआ कि अब जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो सीरीज 3 का है कि 7 का है कि 11 का है कि 13 का है, क्योंकि वो तो बस नॉलेज का उसे नंबर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोडिफाइड है। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है सारी सीलबंद अवस्था में ही क्लास में जाता है, क्लास में एग्जाम खत्म होने के बाद क्लास में ही सीलबंद किया जाता है, बच्चों को उपस्थित में उनके सामने उनके साइन कराए जाते हैं। क्योंकि पहले यह भी शिकायत आती थी कि जितनी देर में वो क्लासरूम से एग्जामिनेशन हॉल से प्रिंसिपल साहब कमरे में आया और प्रिंसिपल साहब कमरे में अगर खुली शीट आई तो खुली शीट पे कभी भी कोई आदमी बाद में, हमारा एग्जाम तो 12 बजे खत्म हो गया, अब वो बंडल बना के उसका 1 बजे बना के 1:30 बजे बना के 2:30 बजे बना, में नहीं मालूम, और उतनी देर में कहां सेंटर पे क्या गड़बड़ी हो गई वो चांस रहते थे। अब हमारी इंस्ट्रक्शन ये रहती है कि क्लासरूम के अंदर ही सील कर दिया जाएगा। तो क्लासरूम के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर और हमारी शीट सीलबंद अवस्था में ही जाती हैं और सीलबंद अवस्था में ही वहां से निकल के प्रिंसिपल साहब के कमरे में आती हैं। तो प्रिंसिपल साहब के कमरे में भी वो केवल बंडल बाहर से गिनने भले, लेकिन वो ओएमआर तो फिर वो जब हमारे पास यहाँ आएंगे स्कैनिंग के तभी खुलेगी, ओएमआर नहीं खुल सकती। और दूसरी बात ये हुई कि उसमें जब हमने सीरीज कोडिफाई कर दी तो मान लीजिए अगर कोई सारे प्रयासों के बावजूद भी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर बाहर चला भी जाता है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि सॉल्वर गैंग ने मान ली सॉल्व कर दिया तो उसे मालूम ही नहीं मैंने कौन सी सीरीज सॉल्व करी है, और जिसकी वो हेल्प करना चाह रहा है अंदर उसे ये भी नहीं मालूम उसके पास कौन सी सीरीज है। पहले सॉल्वर के पास 17 नंबर की सीरीज है, अंदर वाले के पास 8 नंबर की सीरीज है, तो 17 नंबर के आंसर उसने 8 नंबर वाले को बताया, सब गलत हो जाएगा। तो वो उसके लिए उसके पास केवल विकल्प ये है कि अगर मान लीजिए कोई इतना कोई हाईटेक यूज करे कि वो एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाए कि हाँ भाई अकबर का ऐसा ऐसा था कि उसमें क्या था, वो चारों विकल्प बताया और उसके बाद विकल्प सही बताया और अंदर वाला उसको कॉपी करे, तो वो 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं, तो वो वैसे भी संभव नहीं है। तो अब ये जो है इस तरह की जो मास कॉपिंग वाली थी वो जड़ से खत्म हुई। आप लोगों ने इतनी कोशिश करी है, लेकिन इसके बावजूद जो अभी जो पेपर हुए उसमें आप लोगों ने लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़ा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो कैसे अब आप लोग कर रहे हैं? बताना चाहूंगा, तो पहले होता क्या था कि हम लोग बायोमेट्रिक तो पहले भी कैप्चर करते थे। पहले बायोमेट्रिक कैप्चर करने में होता था केवल उनके अंगूठे के निशान लिया जाता था। अंगूठे के निशान में कई बार वो किसी के तेल लगा हुआ हाथ में, कुछ ग्रीस है, कुछ स्मज हो गया, क्लियर आया नहीं आया, तो उसके बाद से हम लोगों ने उसके बदले में एक तो यह है कि अंगूठे के निशान के बदले में आइरिस स्कैन करना शुरू कर दिया, आंख की पुतली। तो आंख की पुतली को मैनिपुलेट करना तो इतनी आसानी संभव नहीं है, वो नहीं है संभव, और उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। दूसरा, अब हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इस बार इस्तेमाल की, तो उसमें जो फोटो की जो हम लोग जो बायोमेट्रिक करते हैं तो उसकी फोटो खींचते हैं और साथ उसका आइरिस स्कैन भी करते हैं। तो फिर फोटो खींचती है तो उस फोटो का मिलान हमने जो उसने फॉर्म में अपलोड की थी फोटो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने उसे डिटेक्ट किया। तो जहां कहीं भी डिस्क्रिपेंसी मिली कि वो फोटो तो किसी और की है और यहाँ पे एग्जाम देने कोई और आया है, उसमें भी कई बार होता है कि भाई वो मैं जुड़वा भाई हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। लेकिन कई बार सॉल्वर गैंग ने फोटो मिक्सिंग करी है, सॉल्वर और जो असली कैंडिडेट है उसको सॉफ्टवेयर से मिक्सिंग कर ली फोटो और तीसरी फोटो बना करके, तो उसमें तो फीचर्स कुछ मिल जाते हैं। नहीं, तो भी और मिल जाएगा। तो अगर वो जो है हमारा मिसमैच, अगर थोड़ा भी मिसमैच है, वो अपना उनकी साइंटिफिक तरीका है उसका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, वो तो अगर उनका जैसे फेस रिकॉग्निशन इंडेक्स कहते हैं, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, यानी कि फेस उससे कम मैच कर रहा है, तो हम उसे पहले संदिग्ध की श्रेणी में मान लेते हैं, और संदिग्ध की श्रेणी में जो माना जाता है उसको फिर हमने रोक लेते हैं एग्जाम के बाद, उसका फिर उसका हम आधार से उसका क्रॉस मैच कराते हैं। एग्जाम करने देते हैं? एग्जाम कराते हैं। एग्जाम से तो हम नहीं पूरा उसका बीच में रोकते, चूंकि मान लीजिए कल को वो निर्दोष निकल गया, कोई बात हो गई, कोर्ट की बात हो गई, तो एग्जाम दोबारा उसको हम करा नहीं पाएंगे। तो एग्जाम के बाद डिटेन करके उनका फिर क्रॉस मैच वो कराते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन उसके आधार डाटा से। वो आधार डाटा में उसके आइरिस का भी डाटा है और उसकी उंगलियों के निशान भी हैं, तो उससे 100% हमारा कंफर्म हो जाता है। तो इस बार जो पकड़े गए, ऐसा नहीं पहले भी हम लोग पकड़ते थे, लेकिन पहले जब पकड़ पाते थे सेकंड स्टेज पे पकड़ते थे, क्योंकि जो हम लोग बायोमेट्रिक पहले हमने एग्जाम के लेवल पे कैप्चर किया, फिर वो सेकंड स्टेज पे हमारे पास कभी ना कभी आएगा, या तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आएगा या फिजिकल के लिए आएगा, दोनों ही नहीं है किसी मान ली चीज में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो जब आएगा तो जो शॉर्टलिस्ट होकर आए हैं बच्चे वो पकड़ में आ रहते थे, तो हर बार हम 4, 5, 8, 10
FIR कराते, लेकिन वो उन्हीं लोगों की होती थी जो कि शॉर्ट लिस्ट होकर आगे आ पाए। फर्स्ट स्टेज पे चूंकि हमारे पास क्रॉस चेक करने की कोई जगह नहीं थी, पहली बार ही कैप्चर किया है, तो उस समय फर्स्ट स्टेज पे नहीं पकड़े जाते। इस AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से आराम हमें ये हो गया कि हमने फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लिए, तो फर्स्ट स्टेज पे पकड़ गए। तो इसमें लगभग जो मेरा मानना है लगभग 100% जितने भी लोग सॉल्वर, जिन लोगों को वो समझते थे कि टेक्नोलॉजी केवल वही यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इस बार हम लोगों ने भी यूज कर ली, तो वो सारे इस बार पकड़ में आ गए, फर्स्ट स्टेज पे ही आ गए। और वो ज्यादातर लोग तो जब पकड़े गए तो वो बहुत सारे लोग तो कबूल कर गए, जो कबूल कर गए अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनका फिर हमने आधार डाटा से मैच कर लिया, और जितने भी लोग हमने संदिग्ध पाए थे वो वास्तव में इम्पर्सोनेटर निकले और पकड़े गए। इसमें STF ने भी बहुत अच्छा काम किया। एक आखिरी सवाल की, एक लास्ट में एक वीडियो आया कि कान में एक ब्लूटूथ लगा करके, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो अगर समझा दें बस आखिरी। वो उसमें STF ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारी कोशिश तो ये रहती है जब आदमी जा रहा है, हमारी इंस्ट्रक्शन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाएगा, तलाशी ली जाती है। लेकिन जब जनरल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि कान के अंदर बहुत छोटी डिवाइस, जो कि बाहर से कितनी भी आप तलाशी लीजिए, जब तक आप उसका एक्सरे नहीं करेंगे तब तक नहीं पता लगेगा, एक्सरे में पता नहीं आए ना आए, तो कुछ ऐसी ब्लूटूथ डिवाइस लेके चले गए थे जो कि नेचुरली जब कान के इतने अंदर बैठी हुई थी तो वो हमारे फिस्किंग में भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन उसमें STF के पास अपनी वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे, और हम लोग इसमें, वैसे तो हमारी गोपनीय बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हम लोग पहले से हम लोगों ने एक कर रखा है, STF से हमारा बहुत अच्छा तालमेल है कि जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपना, हम लोग अपने जो हमारी कार्यदायी संस्था लगी है और जो विद्यालय के शिक्षा विभाग के लोग लगे हैं, सबकी हम अपने मोबाइल नंबर हम पहले ही सर्विलांस पे लगा देते हैं। तो पहले ही STF से कहकर सर्विलांस पे लगवा लेते हैं, तो उनके पास सारे वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उसके अलावा उनकी अपने भी बहुत अच्छा नेटवर्क है उनका। क्या उनको आप लोगों की बातचीत से ही कुछ, क्या आप लोगों के कर्मचारियों से कुछ मिला क्या कभी? तो इसलिए कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी को भी मत छोड़िए, हो सकता है हमारा कर्मचारी कोई मिला भगत अगर करे तो उसको भी पकड़ लीजिए, तो वो उनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क तो है ही है, तो उसमें लगातार वो अपने उसे पकड़ के ये उनका मैं गुड वर्क कहूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेस किया, पकड़ा, जो कि ब्लूटूथ डिवाइस लेके चले गए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो ब्लूटूथ डिवाइस लेके गए थे उनका भी कुछ भला होने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि अगर उनको बाहर से कोई नकल कराने की कोशिश करता भी तो बाहर से नकल वाला किस सीरीज को सॉल्व करके बता रहा है, और अंदर बैठे महोदय जो हमारे अभ्यर्थी की जगह पे जो आए हैं सॉल्वर महोदय, तो वो किस सीरीज को आंसर कर रहे हैं वो तो सेम होती नहीं। उन्हें मालूम है जो कौन सी सीरीज मिली है, जो कैंडिडेट बैठा एग्जाम दे रहा है, और न जो बाहर बैठा सॉल्व करके उससे बना रहा है, आंसर बता रहा है, ना उसे मालूम है। तो वो सफल तो नहीं होते, पकड़ जाते ही वो अपने, इतना तो मुझे विश्वास है कि वो फाइनली सिलेक्शन में तो नहीं आते। लेकिन यह है कि STF ने पकड़ लिया मौके पे, तो और भी उसका अच्छा असर हुआ है, तो मतलब तो उसका आपने देखा ही उसका। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार उन अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि तमाम बच्चे इस बात के लिए भ्रमित हैं कि क्या सॉल्वर गैंग से ही परीक्षा पास होगी। नहीं, ये तो इससे बड़ा प्रूफ कोई हो नहीं सकता कि जो भी सॉल्वर गैंग जो काम पहले कर लिया करते थे, और कई सारे हमने ऐसे पकड़े जो हमारे यहाँ पकड़ में आया, उससे पता चला कि वही सॉल्वर पहले वो हाईकोर्ट का कोई एग्जाम दिया आया है, कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्जाम दिया आया है, जहां पे वो बच निकले, जहां पे वो लेके एग्जाम भी दिया, और यहां जब पकड़ा गया और पूछा गया और क्रॉस चेक किया गया, तो ऐसे भी हमने बच्चे पकड़े हैं जो पहले और कई एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने इस बार जो है उसको पकड़ा है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस बात का विश्वास रखें कि जो भी हमारी परीक्षा प्रक्रिया है हमारी तरफ से, मैं कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन लगभग परफेक्ट जरूर है। इसमें इस बात की संभावना लगभग शून्य है कि कोई आदमी गड़बड़ी करके अंतिम रूप से चयनित भी हो जाए। किसी न किसी स्तर पे पकड़ जरूर जाएगा वो, अगर वो पहली स्टेज पे पकड़ा जाए, दूसरी स्टेज पे पकड़ा जाए, चाहे वो DV के टाइम पे पकड़ा जाए, पकड़ जाएगा। तो जो चयन हमारा होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, इस बात से वो आश्वस्त रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभ्यर्थी जो नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि सेवा चयन आयोग ने ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की है कि अब कोई भी नकलची, कोई भी सॉल्वर गैंग किसी को भी परीक्षा पास नहीं करा पाएगा, और परीक्षा पास कराने की कोशिश में पकड़ा जरूर जाएगा। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, युग तक।